हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10वीं की अगर तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्लास कौन सा फिजिक्स का। इसमें हम डेली फिजिक्स के कुछ न कुछ फैक्ट बताते रहते हैं। और ये आपका लेसन फर्स्ट है जिसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन सब के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। और ये चैप्टर थोड़ा सा और बचा हुआ है, नहीं तो फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और ये जैसे एंडिंग होता है फिर हम लोग नए चैप्टर में एंट्री करते हैं। लेकिन हाँ, अभी तो न्यूमेरिकल इसका भी कराना है, अभी न्यूमेरिकल भी बाकी है, अभी ढेर सारे भी सब कुछ कराना है। तो पूरे करा के तब कहीं हम लोग आगे निकलेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप एंड तक देखा करिए, स्पिक ना किया करिए, जिससे आपको बेनिफिट इसका मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कल मैं दिया था एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का जवाब तो फिलहाल कोई नहीं दिया। केवल जवाब कौन दिया है, ये दशरथ भारती करके जो थे, इन्होंने जवाब दिया था। और लेकिन जवाब जो था इनका परफेक्ट नहीं था। सो सॉरी भाई, कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस होना चाहिए। जवाब में क्या रखा है भाई ना, बता दूंगा सही हो जाएगा। मैं कल क्वेश्चन दिया था कि यदि प्रतिबिंब की लंबाई, अगर वस्तु की लंबाई, नहीं ऐसे दिया था मैं क्वेश्चन कि अगर आवर्धन का मान +1 हो जाता है, यदि आवर्धन की वैल्यू कितनी हो जाती है, +1 हो जाती है, तो क्या वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई आपस में बराबर होगी? जी बिल्कुल सही है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई आपस में बराबर होगी, तभी आवर्धन का मान 1 आएगा। आप कहेंगे सर कैसे? तो इसका मैं आपको भाई दिखा देता हूँ। क्योंकि देखिए, रियल में आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, एक्चुअली में आवर्धन को दिखाते हैं क्या, यम से। और इसका फार्मूला देखिए, आवर्धन का मैं आपको लिखवा था फार्मूला, आवर्धन, और आवर्धन को दिखाते किससे, स्मॉल एम से। तो इसका फार्मूला मैं आपको बताया था, प्रतिबिंब की लंबाई और बटे किसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम लोग बोलते हैं आवर्धन। वस्तु की लंबाई, क्या मेरी बात से सहमत हो? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग बोलते हैं आवर्धन। और आवर्धन का मान कितना आया है, 1। तो बताओ 1 कब आएगा? अब जितनी बड़ी वस्तु हो, अब मैं मान लेता हूँ वस्तु की जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी बड़ी उसकी प्रतिबिंब हो। मैं मान लेता हूँ वस्तु की लंबाई, x है, तो प्रतिबिंब की लंबाई भी मानो आप x, कितना मानो, x, और x से x कटेगा तो भी तो आवर्धन 1 आएगा। देखो आवर्धन का मान कितना आया, 1। आवर्धन का मान 1 आया। तो बताओ आवर्धन का मान 1 आएगा कब? अभी बताओ आवर्धन की वैल्यू ये 1 कब आएगी? जितना बड़ा ऊपर वैल्यू रहेगा उतना बड़ा नीचे रहेगा, तभी न कट के 1 आएगा। तो मिला जुला के ये कह दूं कि अगर वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई अगर बराबर हो जाए तो ऐसे केस में आवर्धन 1 आएगा। तो मैं यही क्वेश्चन तो दिया था कि यदि आवर्धन का मान 1 है तो क्या वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई आपस में बराबर होगी? तो अगर दिमाग चलाए होते, आवर्धन का वैल्यू 1 आ रहा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बराबर रही होगी, तभी कट के 1 आएगा। चीज़ समझ में आ रहा? तो चलो कोई बात नहीं, ये देखा करो तो रिजल्ट जवाब दिया करो यार, इससे आपको बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए हम आपको क्या करते हैं, लेक्चर को अपने कंटिन्यू करते हैं। और मैं कहाँ तक बताया था, मैं बताया था कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के जो नियम होते हैं, उन नियमों को आपको सामने मैं रख रहा था। मैं कल 2 नियम बता चुका था, और मैं ये रूल कहाँ तक लेके गया था कि मैं बताया कि जब वस्तु कहाँ पे होती है, मुख्य फोकस पे होती है ना, यानी 2f डिस्टेंस पे होती है, कहाँ से, उसके ऑप्टिकल सेंटर O से अगर 2f दूरी पे हो ना, तो ये ऐसे केस में यहाँ तक लेके गया था। तो चलिए आज मैं उसके आगे बढ़ाता हूँ। और खींचने के वही 2-3 रूल आपको याद होना चाहिए, बाकी सब ये आसानी से आप खींच लेंगे। देखिए मैं पहले वो रूल लिख देता हूँ। अगर रूल नहीं पता होगा, जैसे दर्पण में नहीं खींच रहे थे वैसे खींचना। अगर दर्पण का रूल नहीं देखे तो देखो, और यहाँ पे भी मैं आपको रूल दिखा देता हूँ। पहला रूल बताया था उत्तल के लिए, मैं बता रहा हूँ किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। फिर उसके बाद अवतल पे आएंगे। उत्तल लेंस की मैं बात करूँ कि अगर पहला रूल कहता था कि अगर जैसे कोई उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, और ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। कौन सा अक्ष हो गया, ये इसका उत्तल लेंस हो गया, और उत्तल लेंस का क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ इस तरह से। तो पहला रूल कहता था कि अगर प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर है ना किरण, ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर कहाँ है, एक किरण है, समांतर है। तो अगर प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर अगर होती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये कहाँ से जाती है, यहाँ पे होता है इसका मुख्य फोकस से होकर जाती है। लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये पहला रूल था, मैं आपको बताया था। और दूसरा का रूल आपको समझाया था कि अगर प्रकाश की किरण कहाँ से जाए, उसके ऑप्टिकल सेंटर O से चली जाए। ये ऑप्टिकल सेंटर O है। अगर प्रकाश की किरण कहाँ से निकल जाए, उसके ऑप्टिकल सेंटर O से निकल जाए,
और इस तरह से इसको मैं यहाँ से इस तरह से मिला दिया। मिलान अब कहेंगे मिला क्यों रहे हैं, मिला सकते हैं भाई, इसमें मिलाने में क्या दिक्कत है। डॉटेड लाइन से इसको मिला दिया मैंने समझाने के लिए, क्योंकि यहीं से प्रकाश को मोड़ना है ना, इसकी वजह से। और ये वाले पॉइंट इसका प्रकाशित केंद्र कहलाता है। अभी प्रकाशित केंद्र कैसे कहलाता है मेरे वीडियो में पीछे देखिएगा ना, सब बताया हूँ, कुछ छोड़ा नहीं हूँ। तो अगला रूल बताया हूँ कि अगर प्रकाश की किरण कहाँ से जाए, इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाए तो ये बिना विचलित हुए क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती है। ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। 2 रूल। और उसके बाद तीसरा रूल मैं आपको ये बताया था, तीसरा रूल बताया था कि अगर कोई जैसे लेंस हो गया कौन सा, उत्तल लेंस, और ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, और इसको मैं यहाँ से क्या कर दिया, मिला दिया, और इसका हो गया क्या, मुख्य अक्ष। तो दूसरा रूल बताया था कि अगर प्रकाश की किरण इसके मुख्य फोकस एफ से, अगर जैसे मुख्य अक्ष पे कोई बिंदु है जिसका नाम फोकस है, अगर वहाँ से जाए तो ये इस लेंस के ऊपर ऐसे गिरती है, इसके बाद मुख्य अक्ष के कहाँ हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो ये सारे के सारे रूल बता दिया। तो जनरली हम लोग 2 रूल का इस्तेमाल करके खींच रहे हैं। तो चलिए अब देखिए, अब मैं 6 केस कौन कौन सा होता था मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हो गया आपका उत्तल लेंस, और ये हो गया इसका क्या, मुख्य अक्ष। ये उत्तल लेंस हो गया और इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। और इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, इस तरह से मिला दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें 6 केस आते थे, मैं फिर से आपको 6 केस बता दूँ तो शायद बढ़िया होगा, और वैसे तो आपको पता भी होगा। ये यहाँ पे होता है इसका ऑप्टिकल सेंटर हो, अब ये दूरी भर के यहाँ पे होता है इसका मुख्य फोकस एफ, याद है सबको, इसका मुख्य फोकस क्या होता है, एफ। इतना दूरी भर के सारी की सारी दूरियाँ मुख्य अक्ष पे काट लेते हैं, ये इतना भर के हम लोग काट लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल एफ, जितना ये है उतना ये है। लेकिन सारी की सारी दूरियाँ हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, मैं बताया था उसके ऑप्टिकल सेंटर ओ से। तो यहाँ से यहाँ तक है स्मॉल एफ, तो यहाँ से यहाँ तक भी स्मॉल एफ होगा, और यहाँ से पूरा लेंगे तो स्मॉल एफ और प्लस स्मॉल एफ पूरा मिला के कितना हो जाएगा, 2 स्मॉल एफ। क्या मेरी बात से सहमत है आप, 2 स्मॉल एफ हो जाएगा। तो इसलिए इसको एफ बोलते हैं, तो इसको 2 एफ बोल देते हैं। फिर वही डिस्टेंस इधर भी काटते हैं, तो जितना ये इस फोकस दूरी होगी इसकी 10 सेंटीमीटर चाहे 20 सेंटीमीटर जो दूरियाँ होगी उतना दूरी इधर भर के काट लेते हैं। और इसको भी मैं मान लिया कितना, एफ, और फिर उतना ही दूरी इधर भर के काट लेते हैं हम लोग इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2f, कितना हो जाएगा 2f। और यह फिर 2f कैसे हुआ, मैं तो बता दिया ना, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी ऑप्टिकल सेंटर वो से मेजर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी स्मॉल एफ होती है। तो इतना दूरिया भर के सब काटा है, तो ये यहाँ से स्मॉल एफ प्लस स्मॉल एफ 2 स्मॉल एफ हो जाएगा। तो ये यहाँ तक मैं कर रख चुका था कि यदि वस्तु इसके ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे हो, मुख्य यानी 2f दूरी पे हो। हाँ, यहाँ का नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं ना, उधर 2f लेते हैं, इधर मैंने क्या कर लिया, डैश ले लिया। क्या ले लिया, डैश ले लिया। क्यों डैश ले लिया, क्योंकि इसलिए ले लिया क्योंकि नाम दोनों सेम हो जाएंगे ना, f 2f, और इधर अब ये हो जाएगा f डैश और 2f डैश हो जाएगा। तो कल ये वाला कंडीशन करा चुका था, और आज मैं उसके आगे लेके जा रहा हूँ ये वाला कंडीशन कि अगर वस्तु लेंस के जब किस पे हो जाए, 2f डैश और f डैश के कहाँ हो, बीच हो, 2f डैश और f डैश के कहाँ हो, बीच हो। पेपर में ऐसे पूछेगा कि यदि वस्तु जब लेंस से 2f डैश और f के कहाँ डैश के कहाँ हो, बीच हो, तो इसका किरण आरेख कैसा होगा वो खींच के क्या करो, बना के दिखाओ। तो मैं आपको बता दूं कि जब वस्तु देखिए इसके बीच में रखते हैं ना, इस तरह से मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, ये इसके बीच में रख दिया। बीचों बीच में नहीं रखा हूँ, बीच बोला हूँ, तो आप इसके बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं, इसके बीच में कहीं पे भी आप रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए इसका किरण आरेख देखते कैसे बनता है। पहला रूल लगाते हैं कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से लौटेगी, फोकस से। तो पहला रूल लगा के चला रहे हैं। तो अगर प्रकाश की किरण हम लोग कहाँ डालते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश की किरण डाल रहे हैं इस तरह से। तो अब लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। तो ये देखिए ये मेन वाला मुख्य फोकस ये है, ये तो दूरी काटे हैं ना, तो इसकी वजह से 2f आया है। तो इसके कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होके क्या होती है, इस तरह से पास हो जाएगी। ये देखिए इसका मुख्य फोकस है, समझ आ रहा है, ये इस तरह से इसका मुख्य फोकस है, और यहाँ से क्या हो जाएगी, ये इस तरह से इसको आपको क्या कराना है, पास कराना है। हो गया, 2 रूल हो गया। अब उसके बाद तीसरा रूल लगाते हैं। कौन सा रूल, दूसरा रूल लगा लेते हैं, और वो उसमें प्रकाश की किरण कहाँ जाना चाहिए, दूसरे के रूल में लगाते हैं। अगर प्रकाश की किरण उसको डाल देते हैं कहाँ से, उसके ऑप्टिकल सेंटर वो से डाल देते हैं। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर वो है,
अब यहाँ से अगर प्रकाश किरण ड्रा कर दे, इनमें से 3 रूलों में से कोई 2 लगा सकते हैं। किरण आ रहे खींचने के लिए, नहीं तो कैसे खींचेंगे, रूल नहीं लगाएंगे। तो मैं ये दूसरा का रूल लगा दिया। अब प्रकाश किरण को कहाँ डाला हूँ, उसके ऑप्टिकल सेंटर ओ से डाला रहा हूँ। तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ है। अब मैं यहाँ से प्रकाश किरण को डाल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ है ना, ये इस तरह से इसके ऑप्टिकल सेंटर ओ से मैं प्रकाश किरण डाल रहा हूँ। तो कहाँ पे इंटरसेक्शन कर दिया, यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दिया। अब इसको थोड़ा सा मुख्य अक्ष की तरफ बढ़ा देता हूँ, आगे बढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नो। तो ये देखिए जहाँ पे इंटरसेक्शन करता है, याद रखना जहाँ पे दोनों रेखाएं इंटरसेक्शन करती हैं वहीं से मुख्य अक्ष पे क्या डाल देते हैं, लंब। वहीं पे मुख्य अक्ष पे क्या डाल दिया मैंने, लंब डाल दिया। लो ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष पे डाल दिया लंब। लंब डालने के बाद अब एरो लगाते हैं। अब इसका एरो कहाँ जाएगा मैं आपको बता दूँ। देखिए ये मुख्य अक्ष से इमेज नीचे काटा है, तो इसका एरो इस तरह से नीचे इस तरह से लगाएंगे आप, एरो नीचे। अब बताइएगा ये वस्तु है, वस्तु का नाम रख लेते हैं ओ डैश, और उसी तरह इस प्रतिबिंब का नाम रख लेते हैं आई और आई डैश। अब कहेंगे सर आई और आई डैश क्यों ले रहे हैं, ओ डैश क्यों ले रहे हैं, क्या मैं दूसरा नाम नहीं ले सकता हूँ? जी बिल्कुल फ्री है, आप A to Z कोई भी नाम ले सकते हैं अपनी इच्छा से, मर्जी से, जो मन करे उसको नाम ले सकते हैं। अब मैं इसलिए आई लिया क्योंकि देखो आई फार होता है इमेज, इमेज का मतलब प्रतिबिंब होता है, तो इसलिए लेने में थोड़ा सा सुविधा हो जाती है, इसलिए ले लिया। आई फार क्या हो गया, इमेज। इमेज का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब, तो इसकी वजह से मैंने आई ले लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, नाम से क्या मतलब है। तो ये देखिए ये वस्तु है ना, इसी वस्तु का ये प्रतिबिंब बना हुआ है। तो वस्तु देखो कैसी है, वस्तु का टाप ऊपर था और इसका टाप कैसे आ रहा है, नीचे आ रहा है। सिचुएशन समझ आ रहा है। अब जैसे इसका टाप देखिए, इसका टाप कहाँ है, ऊपर है, और इसका वस्तु का टाप कहाँ आ रहा था, इस तरह से ये वस्तु का टाप ऊपर है और इस प्रतिबिंब का टाप कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। दिख नहीं रहा है, दिख रहा है ना, ये है, देखो ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वस्तु है ऐसे सीधी, और उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, ऐसा उल्टा बन रहा है। और लेकिन आप थोड़ा देख के बताइए, सोच के बताइए कि वस्तु बड़ी है कि प्रतिबिंब बड़ी है। तो आप कहेंगे सर प्रतिबिंब बड़ा लग रहा है, और प्रतिबिंब बड़ा लग नहीं रहा, प्रतिबिंब बड़ा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा होता है। जब वस्तु मुख्य फोकस पे जब 2f डैश दूरी पे होती थी, 2f डैश दूरी पे होती थी, तो उसका जो प्रतिबिंब था वस्तु के प्रतिबिंब के क्या होता था, बराबर आता था ना। इस स्थिति में जब वस्तु, याद रखना कंडीशन दिमाग में घोर के रख लेना, जब वस्तु 2f डैश और f डैश के बीच होता है, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है, उसकी जो प्रतिबिंब होती है, वो जो 2f होता है 2f से कहाँ आगे की ओर बनता है, और ये जो बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। और एक चीज़ और आप जो को जानना है, और वो चीज़ क्या है, अगर प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, प्रतिबिंब बनेगा कैसा, उल्टा, तो उसको हम एक नाम देते हैं स्पेशल रूप से, उसको बोलते हैं हम लोग वास्तविक। और जब प्रतिबिंब बनता है हमारा क्या, सीधा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आभासी। याद रख लेना। तो यहाँ पे उल्टा बना हुआ ना, तो उल्टा को हम लोग बोलेंगे क्या, वास्तविक। क्या बोलेंगे, वास्तविक। तो अभी देखिए मैं आपको क्या समझाया कि मतलब जब वस्तु 2f डैश और f डैश के बीच होता है, तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो लेंस के दूसरी ओर बनता है। और ये कहाँ कहाँ बनता है, ये 2f डैश से आगे बनता है, 2f डैश से कहाँ बनता है, आगे की ओर, 2f डैश से आगे की ओर बनता है। और उसके बाद ये बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है, ये वास्तविक उल्टा और आकार में वस्तु से कैसा बनता है, बड़ा बनता है। वास्तविक उल्टा और आकार में वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। ये इसकी कंडीशन हो गई। तो देखिए उसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कि पेपर में जब पूछेगा ना ये वाला कंडीशन, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि जब वस्तु 2f डैश और f डैश के बीच होती है, तो उसके द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो लेंस के दूसरी ओर 2f से आगे, लेंस के दूसरी ओर 2f से क्या आगे, और ये जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है। चीज़ समझ आ रहा, मेरी बात समझ में आई क्या? तो ये हो गया आपका। अब अगला कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं, कौन से कंडीशन में, अगले वाले कंडीशन में। बताओ अब वस्तु कहाँ निकल के चली जाएगी, अब वस्तु को हम लोग आगे लेके चलते हैं, और किस पे लेके चलते हैं, f डैश पे, किस पे, f डैश पे लेके हम लोग चले जाते हैं। तो देखिएगा इस स्थिति में क्या हमारी, देखिए f डैश पे लेके चलते हैं। तो बताओ f पेपर में चाहे f डैश कहेगा या फिर f डैश को o भी बोल सकता है, कि वस्तु को जब उसके ऑप्टिकल सेंटर O से, यानी प्रकाशित केंद्र O से अगर स्मॉल f दूरी पे रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। चीज़ वही है ना, चाहे मैं f डैश कहूँ चाहे स्मॉल f कहूँ, क्योंकि ये वाली दूरी कितनी थी, स्मॉल f, तो यही वाली दूरिया स्मॉल f काटा गया था। तो क्वेश्चन में चाहे आपको बोलेगा 2f डैश के बीच हो,
2f डैश और f डैश के बीच हो वस्तु, या तो ऐसे नहीं बोलेगा। तो अब जब आगे आगे लेके चलेंगे, अरे सॉरी गलत बोल दिया क्या, हाँ इस वाले कंडीशन के लिए क्या बोलेगा कि जब वस्तु f डैश पे हो ये बोलेगा, या तो बोलेगा कि जब वस्तु उसके ऑप्टिकल सेंटर O से स्मॉल f दूरी पर हो तो उसका किरण आरेख खींचिए। तो अगला वाला कंडीशन यही आने वाला है और अगले वाले कंडीशन के बारे में आपको क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, मज़ा लीजिए वीडियो का। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए अगर आप धैर्य छोड़ देंगे भाई तो कुछ नहीं सीख पाएंगे, और नहीं तो अगर लगे रहेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप कब तक भागोगे ज़िंदगी से भाई, 1 2 दिन 3 दिन 10 दिन पूरे लाइफ भर भागोगे। लाइफ बड़ी लंबी है ना। ये हो गया आपका क्या सिखाया जाता है, सीखो। ये हो गया आपका क्या मुख्य अक्ष, और उसके बाद इसको यहाँ से इस तरह से मिला देना, इस तरह से, और इसका ऑप्टिकल सेंटर O हो जाएगा। और यहाँ से ये जो दूरी होती है इसको हम लोग बोलते क्या स्मॉल f, क्या बोलते हैं स्मॉल f, और स्मॉल f दूरी ही लेके सब काट लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा स्मॉल f, तो स्मॉल f 2 स्मॉल f हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक स्मॉल f, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल f, पूरा यहाँ से मिलाएंगे तो 2 स्मॉल f। अब कहेंगे 2 स्मॉल f है तो इसको कैपिटल F का को लिख रहे हैं। मैं इसलिए लिख रहा हूँ, स्मॉल f भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए लिख रहा हूँ ना क्योंकि ये पॉइंटवा f है तो कैपिटल F यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके बीच की दूरियाँ जब अगर लिखना होगा तो स्मॉल f लिखेंगे। दूरी स्मॉल f होती है और जो पॉइंट लेते हैं मुख्य फोकस होती है ना, इसलिए। अब वही इधर भी काट लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या उतना ही दूरी भर के, तो स्मॉल f इधर भी और इतना दूरी यहाँ पे कर लेंगे तो 2 स्मॉल f होगा। नाम चेंज कर देना, नहीं तो दोनों सब नाम एक ही हो जाएगा, है ना। ये कैसे बनता है मेरे पीछे वाले वीडियो में देखेंगे तो और डीपली से मैं बताया हूँ। अब लेके चलते हैं हम लोग वस्तु को कहाँ पे। अगर हम वस्तु को रख देते हैं इसके स्मॉल f पे, यानी मुख्य फोकस पे अगर रख दिया जाए तो इस वाले में क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, रख दिया। अब ये रूल लगा के खींच लेते हैं। पहला वस्तु अगर प्रकाश की किरण मुख्य कहाँ से जाए, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ड्रा कर लो। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर मैंने ड्रा कर लिया। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर अगर ड्रा करेंगे तो अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से। ये रूल कहता है ना मुख्य फोकस से जाएगी। तो मैंने इसके मुख्य फोकस से इस तरह से क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। मुख्य फोकस से क्या कर दिया, मैंने ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद अगला एक रूल और लगा लेते हैं कि अगर प्रकाश की किरण कहाँ से जाए, उसके ऑप्टिकल सेंटर O से जाए। प्रकाश की किरण कहाँ से जाए, उसके ऑप्टिकल सेंटर O से जाए। तो देखो क्या होता है, तो अगर प्रकाश की किरण जब इसके ऑप्टिकल सेंटर O से हम लोग ड्रा कर लेते हैं, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और इसके ऑप्टिकल सेंटर से जब इंची से आप खींच के पूरा बनाएंगे ना बढ़िया से अच्छे से, तो इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर O से इस तरह से ये ड्रा कर दिया। तो ये देखेंगे दोनों लाइनें कैसे हो जाएंगी, एकदम पैरेलल आएगी। जैसे देखोगे तो ये दोनों के दोनों लाइनें एकदम कैसे आएंगी, एकदम पैरेलल आ जाएंगी। एकदम पैरेलल का मतलब एकदम सीधा, पैरेलल का मतलब क्या हो गया, एकदम सीधा, एक कट पे नहीं करेगा, एकदम सीधा हो जाएंगे दोनों। कब, जब वस्तु को हम लोग रख देते हैं उसके ऑप्टिकल सेंटर, जब वस्तु को हम लोग रख देते हैं कहाँ पे, उसके मुख्य फोकस पे, बोले तो F डैश पे, कहाँ पे, F डैश पे अगर जब रखे हैं ना तो इस तरह से खींचेंगे तो ये जो प्रकाश किरण होती है ना, ये कटेगा नहीं, और ये मुख्य के ये पूरा कहाँ हो जाती है, पैरेलल चली जाती है। कहाँ चली गई, ये पूरा का पूरा कहाँ निकल जाती है, पैरेलल। तो अब कहेंगे कि अगर पैरेलल चली गई तो रूल क्या होता था ना, रूल यही होता था कि अगर रे जाती थी तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन करती थी, कहीं ना कहीं क्या करती थी, इंटरसेक्शन करती थी। जब इंटरसेक्शन करता था तो वो मैं बताया था ना, कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन करता है, जहाँ पे इंटरसेक्शन करता है वहीं से मुख्य अक्ष पे क्या करते थे, लंब डालते थे। लेकिन इस बार में क्या हुआ कि ये इंटरसेक्शन कर ही नहीं रहा है, इंटरसेक्शन कर ही नहीं रहा। जब करेगा नहीं तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, फिर जब ये करेगा ही नहीं तो फिर इसका बात आएगी कि सर प्रतिबिंब कैसे बनेगा। मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। तो अब इसमें थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है ना कि अगर देखिए अगर ये कट नहीं कर रहा है तो हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स में एक आइडियल स्थिति में नॉर्मल भाषा में समझते हैं कि ये मान लेते हैं अनंत पे काटेगा। काटेगा तो वैसे नहीं, मैथ के अकॉर्डिंग तो नहीं काटेगा क्योंकि लाइनें पैरेलल हो चुकी है, तो कहाँ काटेगी, पैरेलल लिखाएं नहीं काटती। लेकिन फिजिक्स के में हम लोग आइडियल स्थिति में मान लेता हूँ ये अनंत पे काटेगा, बहुत दूर जाके। अनंत का मतलब समझ रहे ना, ये इस तरह से जाएगा, बहुत दूर काटेगा। मतलब इस तरह से ऐसे है ना, ये इस तरह से आएगा और इस तरह से बहुत दूर काटेगा। कहाँ, बहुत दूर। तो अगर मैं मान लेता हूँ जैसे अगर ये बहुत नीचे काटेगा तो इस मुख्य अक्ष को बढ़ा लो। जैसे मैं मान लेता हूँ ये बहुत दूर इस तरह से आके अनंत पे अगर काटता है, बहुत दूर पे काटेगा, तो इस तरह से अगर ये काटता है तो जहाँ पे काटेगा वहीं से मुख्य अक्ष पे क्या करेंगे, लंब डालेंगे। तो अब बताओ इसका एरो कहाँ रहेगा, नीचे
अगर नीचे काट रहा है ना, मुख से काटेगा तो कहाँ, नीचे। और इसका नाम मैं रख लिया जैसे आई, और नाम रख लिया कितना, आई डैश। तो बताओ वस्तु इतनी बड़ी है और उसका इमेज इतना बड़ा आ रहा है, वस्तु इतनी बड़ी है और उसका इमेज इतना बड़ा आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं काटी है तो अनंत पे काटेगा, यानी अनंत का मतलब और नीचे बहुत दूर जाके काटेगा। तो बताओ बहुत दूर जाके काटेगा तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि जब हम यहीं पे कटवा रहे हैं तो इतना बड़ा बन चुका है, जब यहीं पे कटवा रहे हैं तो इतना बड़ा बन चुका है, और ये जाके काटेगा कहाँ पे, क्योंकि अनंत पे। अब वैसे तो जैसे नॉर्मली तो अगर रेखाएं पैरेलल है तो काटती नहीं है, मैं आइडियल स्थिति में मान के चलता हूँ कि ये कहाँ पे काटेगी, अनंत पे जाके काटेगी। कहाँ पे, अनंत पे जाके अगर काटेगी, मैं मानता हूँ अगर अनंत पे जैसे काटेगी तो फिर उसके बाद अगर उस पर लंब डालेंगे तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु की तुलना में कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो इसका ये हो जाता है कि जब वस्तु एफ डैश पे होती है तो उसके द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पे बनता है, अनंत पे बनता है। कहाँ पे, अनंत पे। और ये जो बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा और आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। जो प्रतिबिंब है इसके बारे में बताएंगे ना, उल्टा है, और उल्टे प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक। तो वास्तविक उल्टा और आकार में वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा बनता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। कल मैं इसका एक कंडीशन और एक अवतल का, दोनों का कल मैं लेक्चर दे दूंगा, तो फिर इसको लिखवा दूंगा आपको अच्छे से। अभी लिखना नहीं है, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक नहीं लिखना है, आपको हेडिंग वहीं तक डाल के छोड़ना है जहाँ तक मैं बोला था कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम या फिर खींचने के नियम, तो वहाँ तक मैं बता के उसके बाद छोड़ा था, तो वहीं तक रहना है। अभी छवो कंडीशन इसका और एक अवतल का जब बता लूँगा ना तो सब सारे के सारे को मैं क्या कर दूँगा, लिखवा दूँगा। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा तो कमेंट में अपना जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा जब भी आपके पास वीडियो पहुँचेगा। ठीक है, तो इस कमेंट आप रिप्लाई कर दिया करिए। तो सो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। थैंक्स। हाँ, फ्रंट पे क्वेश्चन लगा होगा, इसका आपको जवाब जरूर देना है। तो चलते हैं, थैंक्स, टेक केयर।